ठीक है, नेक्स्ट है कर्ल ऑफ ए वेक्टर. सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगेन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर इट. सो फॉर्मूला लिखने के लिए अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो अगेन इसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा और z कंपोनेंट होगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर्ल का फॉर्मूला, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर्ल क्या होता है, देखो कर्ल का जो फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ वेक्टर v. ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ax, ay, az, ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स, एंड डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y एंड डेल अपॉन डेल z, नॉट प्लस. ठीक है, x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy एंड z कंपोनेंट vz. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो. इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कर्ल ऑफ v, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हो, तो ax, ठीक है, ax के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल y इंटू vz. सो डेल अपॉन डेल y ऑफ vz माइनस डेल अपॉन डेल z ऑफ vy. ठीक है, डेल अपॉन डेल z ऑफ vy. ठीक, माइनस ay डेल अपॉन डेल x ऑफ vz माइनस डेल अपॉन डेल z ऑफ vx प्लस z के लिए प्लस az डेल vy अपॉन डेल x माइनस डेल vx अपॉन डेल y. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ठीक है, और जो कि कर्ल ऑफ वेक्टर v है. ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. अब हम लोग देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के लिए अगेन अगर आपको डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला, देखो फिर से मैं आपके सामने ट्रिक रख रहा हूं, तो डिफरेंशियल लेंथ का जो फॉर्मूला है, तो डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो दिस इज डी रो एरो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, ये होता है आपके पास. ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगेन मैं इसका कर्व निकालने वाला हूं, इससे मुझे हेल्प मिलेगी इसको याद रखने के लिए. इसमें एक्स्ट्रा टर्म जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, रो होता है. ठीक है, तो देखो कर्ल ऑफ वेक्टर v इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 1 अपॉन रो, मैट्रिक्स के बाहर ये आ गया आपका ए रो यूनिट वेक्टर होता है, सेकंड यूनिट वेक्टर क्या होता है, फाई होता है, और थर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है, जेड होता है. ठीक है, सेम वैसे ही लिख लेते हैं इसको, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक रो के डायरेक्शन में, एक फाई के डायरेक्शन में, और एक जेड के डायरेक्शन में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये रो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई था तो इसीलिए हम लोग 1 अपॉन रो कर दिए. ठीक है, अब ये रो एक्स्ट्रा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई था, तो फाई के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे मैं रो मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे रो मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी रो मल्टीप्लाई हो. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर कर्ल ऑफ वेक्टर v इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर हुआ. तो जो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई है उसी यूनिट वेक्टर के साथ, है ना, जिस यूनिट वेक्टर के साथ वो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई है उसी को आपको यूनिट वेक्टर में और उसके कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करना है. डेल ऑपरेटर में कोई भी चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से अब आप स्फेरिकल का लिख सकते हो. ठीक है, तो लिखो स्फेरिकल का, तो स्फेरिकल का क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. सो डी एल इज डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप. ठीक है, अब इसमें जो जो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है, आर है और आर साइन थीटा है. आर किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, थीटा के साथ. आर साइन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फाई के साथ. तो कर्ल ऑफ v क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ v इज
अब इन देखो, इन दोनों एक्स्ट्रा टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। और यहाँ पे देखो इसमें एक्स्ट्रा टर्म एक ही था, तो रो था तो रो से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा टर्म्स कितने हैं, आर साइन थीटा, तो आर इंटू आर साइन थीटा इज आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर, ए थीटा, ए फाई। ठीक है, क्लियर। नाउ डेल ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा एंड डेल अपॉन डेल फाई, देन आर कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट एंड फाई कंपोनेंट। अब एक्स्ट्रा टर्म देखो, थीटा के साथ आर मल्टीप्लाई है, फाई के साथ आर साइन थीटा मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वो आर ए थीटा लिखेंगे, और फिर डेल अपॉन डेल आर ऑफ दिस माइनस डेल अपॉन डेल फाई ऑफ दिस। वैसे ही जब इसका लिखेंगे तो आर साइन थीटा ए थीटा लिखेंगे, देन डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर वी थीटा माइनस डेल अपॉन डेल थीटा ऑफ वी आर, इस तरीके से। क्लियर, तो ये हो गया आपके फॉर्मूला फॉर कर्ल इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ, कर्ल क्या शो करता है, तो इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फील्ड, ठीक है, रोटेट्स और कर्ल और रोटेट्स अराउंड एनी पॉइंट या अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, जिस तरीके से डाइवर्जेंस आपका शो कर रहा था कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए फील्ड एट एनी पॉइंट, या टोटल आउटवर्ड फील्ड बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फील्ड कर्ल अराउंड एनी पॉइंट। ठीक है, कर्ल अराउंड एनी पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर एक पॉइंट P आपको दिया हुआ है, अगर आपके पास फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फील्ड है, तो फील्ड है, तो अगर इस फील्ड का जो रोटेशन है या ये कर्ल हो रहा है अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, याद रखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या शो कर रहा है, उस पॉइंट के अबाउट उसका कर्ल। तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग कर्ल निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट फील्ड का रोटेशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जब हम लोग कर्ल निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर के साथ, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि एंगल हमेशा मेजर करते हैं हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब हम लोग कर्ल लेते हैं तो कर्ल लेते समय हम लोग क्या करते हैं, एंगल बिटवीन देम काउंट करते हैं। मतलब कर्ल यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो वो जो साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, वही अगर आपका निगेटिव हो जाए तो साइन ऑफ निगेटिव एंगल क्या होता है, एक निगेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हो, मतलब एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो जब आप उसका साइन लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव एंगल आएगा, तो इसीलिए उसका कर्ल क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस केस में जो रोटेशन हो रहा है वो आपका पॉजिटिव आएगा अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट P के अबाउट रोटेशन निकालता हूं और अगर फील्ड का रोटेशन इस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो इस केस में आपका कर्ल जो होगा वो हमेशा एक निगेटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और अगर आप किसी पॉइंट P के अबाउट कर्ल निकाल रहे हो और उस पॉइंट P के अबाउट जो फील्ड लाइंस हैं अगर वो आपका कर्ल हो ही नहीं रहा है, अगर वो रोटेट ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपका जो कर्ल होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि रोटेशन अबाउट एनी फील्ड निकालते हैं, यहाँ पे तो फील्ड लाइन रोटेट ही नहीं हो रही है, ये तो एक स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट है, तो उस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग कर्ल निकालेंगे तो वो कर्ल क्या आएगा, हमेशा एक जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग इसका लिखते हैं तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, तो वेक्टर का कर्ल निकालते हैं, तो कर्ल ऑफ स्केलर क्या होगा, तो अगेन कर्ल ऑफ स्केलर मेक्स नो सेंस।
ठीक है, कर्ल ऑफ स्केलर मेक्स नो सेंस। ठीक है, हमेशा हम लोग वेक्टर का ही कर्ल कैलकुलेट करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है। डाइवर्जेंस में भी हम लोग वेक्टर का ही डाइवर्जेंस निकालते हैं, बट जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। बट कर्ल के केस में जब हम लोग कर्ल निकालते हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, थर्ड है आपका स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? सो इट स्टेट्स दैट circulation of a vector field in a closed path is equal to surface integral of curl of that vector bounded by that closed loop। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर इन ए क्लोज्ड पाथ, तो सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर इन ए क्लोज्ड पाथ, तो पाथ मान लो L है, तो क्लोज्ड पाथ के अबाउट सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर, मान लो वेक्टर A है और डिफरेंशियल लेंथ क्लोज्ड पाथ बना रहा है, मतलब एक लूप बना रहा है, तो लूप बना रहा है तो उसमें हम लोग क्या लेंगे? क्लोज्ड लूप लेने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वहां पे डिफरेंशियल लेंथ, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द क्लोज्ड लूप, तो क्लोज्ड लूप बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोज सर्कल बन गया ये, एंड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर दिस वन, और सरफेस इंटीग्रल लेना है तो सरफेस इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन जो होता है उसका डायरेक्शन भी होता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस और ये जब कर लेंगे तो भी एक वेक्टर आएगा, तो इन दोनों वेक्टर का क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमको और क्या दे रहा है? तो स्टोक्स थ्योरम गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर बाउंडेड बाय द क्लोज्ड लूप। ठीक है, और इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। और ये आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ ए क्लोज्ड पाथ बोल रहे हैं, इसका मतलब देखो, अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये देखो, ये आपका एक सरफेस है। ठीक है, ये जो है ये एक सरफेस है, अगर यहाँ पे मैं एक थ्रेड से इसको बाउंड कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये बाउंड हो जाएगा किससे? एक क्लोज लूप से, इसको एक धागे से आप बांध दो। ठीक है, तो वो जो थ्रेड होगा वो क्या बन जाएगा? एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा, चाहे आप इस तरीके से बाउंड कर लो, चाहे आप इस तरीके से बाउंड कर लो। ठीक है, तो मान लो मैं इस तरीके से ऐसा बाउंड कर लिया, तो ये क्या बन गया? दिस सरफेस इज बाउंडेड बाय क्लोज लूप। तो इस लूप में मैं क्या करूंगा? एक पाथ लूंगा। ठीक है, तो वो पाथ क्या होगा? डिफरेंशियल लेंथ dl होगा। ठीक है, एंड बाउंडेड बाय द क्लोज लूप हो गया, ये हो गया बाउंडेड बाय क्लोज लूप, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ओवर द सरफेस। तो सरफेस क्या है? तो दिस इज द सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं यहां पे, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये क्लोज लूप हो गया। ठीक है, और इस क्लोज लूप में मैं डिफरेंशियल लेंथ, ये क्लोज लूप हो गया आपका L, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेट किए, और इस क्लोज लूप में मैंने डिफरेंशियल लेंथ सेलेक्ट कर लिया। तो डिफरेंशियल लेंथ सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ओवर द क्लोज लूप, तो क्या मिल जाएगा? सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज लूप। नाउ इसमें मैंने एक सरफेस सेलेक्ट कर लिया, ये आपका एक सरफेस है, पूरा ये बोर्ड जो है वो आपका एक सरफेस है, तो ये आपका सरफेस है जिसमें मैंने एक स्मॉल सरफेस ds सेलेक्ट कर लिया। अब ओवर द कंप्लीट सरफेस अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या देगा? आपका सेकेंड लाइन। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ds। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपके पास लाप्लाशियन ऑफ ए स्केलर। इन लाप्लाशियन ऑफ ए स्केलर again we have to write the formula for all the three coordinates. So लाप्लाशियन ऑफ स्केलर, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वेक्टर का लाप्लाशियन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यही आपका बाकी तीनों से डिफरेंट है कि लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो स्केलर के लिए जो लाप्लाशियन को हम लोग डिफाइन करते हैं ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर v, ठीक है। लाप्लाशियन ऑफ ए स्केलर इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, ठीक है। डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं? वेक्टर का। और ग्रेडियंट ऑफ v क्या होता है? स्केलर है। तो v अगर स्केलर है, स्केलर का जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वेक्टर अगर क्वांटिटी होगी तो उसका हम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगेन जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका जो डिनोट करेंगे अगर हम लोग इसको ऑपरेटर के फॉर्म में, सो दिस इज डेल स्क्वायर v इक्वल टू डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ v, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है ये इसका फॉर्मूला? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लाशियन ऑफ स्केलर डेल स्क्वायर v इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होता है, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और ये रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? स्केलर ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर v इक्वल टू 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो देन रो इंटू डेल v अपॉन डेल रो, ठीक है। तो पहले आपको v को डिफरेंशिएट करना है रो के रिस्पेक्ट में, उसके बाद रो से मल्टीप्लाई करके सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, और साथ में आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन रो भी रहेगा, प्लस 1 अपॉन रो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर v लाप्लाशियन ऑफ v इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल v अपॉन डेल r, ठीक है। जैसे उसमें भी आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हुआ था वैसे इसमें भी आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा, बट एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा देन साइन थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो इसमें भी आपका साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन होगा, बट एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद और फिर से उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल v अपॉन डेल स्क्वायर v अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला ऑफ लाप्लाशियन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके फॉर्मूले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो डेल ऑपरेटर्स हैं उसको हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। ये सारे ऑपरेटर का कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमको एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about all these operators and some vector identities which is very useful to us, ठीक है। तो important point देखो, फर्स्ट पॉइंट जो है आपको, a vector field is said to be divergence less और solenoid, ठीक है। A vector field is said to be divergence less
और सोलेनॉइड इफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इज 0। ठीक है, वेक्टर ए यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको किसी को डाइवर्जेंस लेस प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि उस वेक्टर का डाइवर्जेंस आपको 0 प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर आपको दिया हुआ है कि कोई वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस लेस है, इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 आएगा। और इस टाइप की चीजें आपका यूज होता है जब आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू पता है जो कि 0 है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हो, इक्वेट टू 0 कर सकते हो और आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए वेक्टर फील्ड is said to be conservative, is said to be conservative और irrotational। ठीक है, जैसा कि इसमें नेम आ गया रोटेशनल, तो irrotational if the curl of that vector is 0। ठीक है, अगर आप उसका कर्ल निकालते हो और कर्ल अगर 0 आएगा, इसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है या इररोटेशनल फील्ड है। उस पॉइंट के अबाउट कोई भी फील्ड जो है वो कर्ल नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइंस है, या टोटल रोटेशंस जो है वो 0 हो रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो भी उसका कर्ल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए स्केलर इज said to be harmonic। ठीक है, a scalar is said to be harmonic if Laplacian of that scalar is 0। ठीक है, अगर आप Laplacian निकालते हो और अगर वो 0 है तो वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन आएगा, और जब साइन एंड कोसाइन के जो मल्टीपल्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक बोलते हैं। इसीलिए ए स्केलर इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ द डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ दैट स्केलर इज इक्वल टू 0 या लाप्लासियन ऑफ दैट स्केलर इज 0। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0। आइडेंटिकली 0 और आइडेंटिकली इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपके पास डाइवर्जेंस आपको निकालना है ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, मान लो कि आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए का कर्ल निकाल के अगर आप उसका डाइवर्जेंस निकालते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप कोई भी वेक्टर एज्यूम कर लो, उसका कर्ल निकालो और उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालो, वो रिजल्ट क्या देगा आपको, हमेशा 0 ही देगा। तो अगर इस टाइप का कोई कैलकुलेशन आपको पूछता है तो उसके लिए आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इक्वेट टू 0 कर सकते हो। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, DC इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू 0। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ curl of a gradient of scalar is identically 0। कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट, इसका मतलब है कि आप कर्ल निकाल रहे हो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर, मान लो v है, तो ये भी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर विच गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज क्लियर,
ठीक है, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट नहीं है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, बट इसका रिजल्ट हमेशा 0 है। तो शॉर्ट में अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो CG इक्वल टू 0 बोल सकते हो, ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। क्लियर? ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम लोग बोले थे कि लाप्लाशियन ऑफ स्केलर और लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर दोनों ही होता है, ठीक है। लाप्लाशियन ऑफ ए वेक्टर इज नॉट ए इनवैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। सो लाप्लाशियन ऑफ ए वेक्टर, मान लो वेक्टर v है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन, जो ओरिजिनल डेफिनेशन होता है लाप्लाशियन का, वो क्या होता है? तो लाप्लाशियन ऑफ स्केलर इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये होता है। जस्ट इसका रिवर्स कर दो, क्या हो गया? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स करने बोल रहा हूं ना, तो ये ओरिजिनल डेफिनेशन होता है, इसका रिवर्स कर दो तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है कि वैलिड है? तो देखो, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, हमको वेक्टर का ही लाप्लाशियन निकालना है ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर निकालते हैं तो क्या आता है? स्केलर आता है। स्केलर का क्या कैलकुलेट होता है? ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। साथ में माइनस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर v, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। तो लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर, तो इसको अगर मैं ऑपरेटर के फॉर्म में लिखता हूं तो देखो, ये ऑपरेटर के फॉर्म में कैसा हो जाएगा? ये हो गया ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट माइनस कर्ल ऑफ v, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर v, लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ए लाप्लाशियन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेट में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछ चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 7th है, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है, डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक वेक्टर आएगा और वेक्टर का हम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कैप। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको एज्यूम कर लो A, इसको एज्यूम कर लो B, इसको एज्यूम कर लो C, ठीक है। तो इसको आप याद रखो कैप बैक रूल से, कैप माइनस बैक, कैप बैक रूल, ठीक है। तो कैप बैक रूल का क्या मतलब है? C मतलब क्या हो गया? वेक्टर B, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर B डॉट, जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो पहले ही आएगा और सेकंड ऑपरेटर बाद में आएगा, मतलब पहले डॉट होगा फिर क्रॉस होगा। तो B डॉट A क्या है? डेल ऑपरेटर है, तो ये डेल क्रॉस A के बाद B हो गया, B कितना है? A है, तो ये हो गया A, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो। माइनस बैक, बैक मतलब वेक्टर A डॉट फर्स्ट ऑपरेटर देन कर्ल ऑफ वेक्टर B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ 2 वेक्टर, कर्ल ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। नाउ 8th वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो A डॉट B क्रॉस C, सॉरी स्केलर है, A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। आपके पास 3 वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तीनों वेक्टर्स हैं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है? दिस इज B फर्स्ट ऑपरेटर इज डॉट ऑपरेटर क्रॉस A माइनस BCA माइनस CAB, A क्रॉस B, ठीक है। और 9th वन इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारी वेक्टर आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब हो गया A क्रॉस B क्रॉस C,
ठीक है। ये होता है आपका B, इसको याद रख सकते हो आप, ABC सेम। कैप बैक रूल था, इसमें बैक कैप कर लो, तो बैक कैप मतलब इसमें बस डिफरेंस क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगा तो एक क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी तो सिर्फ वो वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। माइनस ये हो गया बैक कैब, इसमें कैप बैक रूल होता है, इसमें बैक कैब होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैक कैब, बैक माइनस कैब, कैब क्या हो गया C A डॉट B, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एज अ मल्टीप्लायर यहाँ पे यूज हो रहा है। A डॉट B करेंगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, मतलब स्केलर क्वांटिटी आएगी, और वो सिर्फ वेक्टर C के साथ मल्टीप्लाई होगा। और A डॉट C करेंगे, ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आएगा, और उस स्केलर को आप वेक्टर B से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए कैब माइनस बैक, और इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए बैक माइनस कैब, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स थे, यहाँ पे ये तीनों ही वेक्टर्स हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑल द 3 A B C आर वेक्टर क्वांटिटी। और इस तरीके से तो ये 9 जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है, इन ऑल द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस किए डेल ऑपरेटर्स और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इन सारे सभी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।